हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने यूनिटरी और फेडरल फीचर्स के बीच का डिफरेंस देखा था। आज की इस वीडियो में हम लोग ऑफिशियली स्टार्ट करेंगे सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन कौन से यूनिक फीचर्स हैं। पहले मैं इसकी मोर और लेस एक तरह से समरी लिखते रहूँ, फिर आगे हम लोग एक एक पॉइंट को पिछली वीडियो की तरह एक्सप्लेन करेंगे। पहला हमारा पॉइंट आता है कि लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा हमारा पॉइंट होता है फेडरल। अब ये फेडरल और यूनिटरी हम लोग पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, इसीलिए मैंने आपको पहले बताया था कि फेडरल और यूनिटरी के बीच का डिफरेंस क्या है। फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बेसिस। पॉइंट नंबर 3 होता है हमारा रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ये भी बता चुका हूँ हमारा रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। अगर आपको नहीं पता तो आप पिछली वीडियो देख सकते हो। फोर्थ पॉइंट हमारा होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया में कैसी है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? कई सारी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। फॉर एग्जांपल पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सेमी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इन सबको हम लोग आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। अगला इंडियन स्टेट की कैरेक्टरिस्टिक है सेकुलर स्टेट है इंडिया। 6 नंबर का पॉइंट आता है हमारा इंडिपेंडेंट एंड इंटीग्रेटेड जुडिशरी। और 7 नंबर का पॉइंट आता है हमारा यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज। सेवेंथ नंबर का हमारा पॉइंट 8 नंबर का पॉइंट है हमारा सिंगल सिटीजनशिप। 9th पार्लियामेंट्री सोवेरेनिटी प्लस जुडिशियल सुप्रीमेसी। अभी हम लोग एक एक पॉइंट को समझेंगे और ये हमारे 7 फीचर्स जो है कॉन्स्टिट्यूशन के वो ख़त्म हो जाएंगे। तो पहला अगर हम लोग पॉइंट देखें लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन का, तो हमको पता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड का। क्यों लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है? तो सिंपल सी चीज़ का आंसर आएगा क्योंकि इंडिया में क्या है, डाइवर्स हिस्ट्री है, डाइवर्स सोसाइटी है, डाइवर्स कल्चर है, डाइवर्स रिलीजन है। इंडिया की बोली, भाषा, लैंग्वेज सब कुछ क्या है यार, हर किलोमीटर पे बदलती रहती हैं। LANGUAGE लैंग्वेज हर एक किलोमीटर पे बदलती रहती है। तो इतना अगर डाइवर्स देश है जिसका कल्चर, रिलीजन, हिस्ट्री, एथनिसिटी सब कुछ अलग है और उस देश को आपको एक फैब्रिक में बांधना है जो कि कलेक्टिवली इंडिया कहलाए, तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन तो लंबा लगेगा ही। ठीक है, तो कितना लंबा है? तो ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन हम लोगों ने लिया था, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल थे हमारे 395 आर्टिकल्स प्लस 22 पार्ट्स, 22 पार्ट्स थे। अभी कितने बताऊंगा, प्लस 8 शेड्यूल। ओरिजिनल नाउ कितने हैं टुडे? टुडे 470 आर्टिकल है। कहाँ 395, भी 470 आर्टिकल हो गए, प्लस 25 पार्ट्स हैं हमारे, प्लस 12 शेड्यूल है। अभी आर्टिकल पढ़े क्यों? देखो यार, अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होगा, अगर वो फ्लेक्सिबल नहीं है, फ्लेक्सिबल का मतलब अगर वो अपने आप को ईजिली अमेंड नहीं कर पाता है, तो वो क्या होगा, इट इज़ द वर्स्ट टायरनी ऑफ अ टाइम। वी कांट tie future generation with the present laws as the challenges and opportunities of future generation is different from today's generation। मतलब क्या है? मतलब ये है फ्यूचर जनरेशन की चैलेंजेस अलग होंगे, अपॉर्चुनिटीज़ अलग होंगी, उस टाइम की सोसाइटी अलग होगी। अगर कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप को उस टाइम की सोसाइटी के हिसाब से अडॉप्ट नहीं कर पा रहा, बदल नहीं पा रहा है, तो फिर क्या होगी, वर्स्ट टायरनी होगी लोगों का। इससे ज़्यादा उनके साथ और क्या ख़राब हो सकता है कि उनका कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बदल नहीं पा रहा है। इसलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा है नहीं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो टाइमली चेंज होता रहता है। इसका मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन है।
लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या है, लिविंग डॉक्यूमेंट है या फिर लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन है। इससे क्या हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा कि जो फ्यूचर चैलेंजेस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इससे क्या हो जाएगा, जो हमारे फ्यूचर चैलेंजेस हैं और जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो कैसी हो सकती है, फुलफिल हो सकती है। इसलिए हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, लिविंग। अगर आपका कॉन्स्टिट्यूशन लिविंग नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा रिजिड है, समय के साथ बदल नहीं पा रहा, तो क्या होगा, एक दिन लोग उसको उठा के फेंक देंगे। इंडिया के केस में ऐसा नहीं, इंडिया क्या है, लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, 395 आर्टिकल थे, 470 हो गए, 75 आर्टिकल्स और बढ़ गए। इसका मतलब क्या है, समय के साथ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा हो रहा है, अपडेट हो रहा है। अपडेट हो रहा है तो लिविंग डॉक्यूमेंट है। लिविंग डॉक्यूमेंट है किस लिए, जैसे चैलेंजेस और जो अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं फ्यूचर में, उसको वो फुलफिल कर सके। ठीक है यार, अगला हमारा पॉइंट आता है फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बेसिस। अच्छा, आपको पता है क्या ये स्ट्रॉन्ग यूनियन वाला कंसेप्ट कहाँ से आया है? स्ट्रॉन्ग यूनियन का कॉन्सेप्ट हमारा आया है, बताओ आप लोग, फिर मैं बताता हूँ। हम लोगों का स्ट्रॉन्ग यूनियन का कॉन्सेप्ट आया है कनाडा से। कनाडा से हमने अडॉप्ट किया। हम आगे वीडियो में देखेंगे कि हमने कौन से देश से क्या चीज़ अडॉप्ट की। इसका मतलब क्या होता है, देखो मैं आपको कल सारे फेडरल फीचर बता चुका हूँ, मैं फिर से बताऊँ तो फेडरल फीचर क्या था। फेडरल फीचर फॉर एग्जांपल सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, डिवीजन ऑफ पावर, ये सारे पॉइंट आप लोग लिखते रहना, पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। यूनिटरी कॉन्सेप्ट भी हम लोग देख चुके थे, फॉर एग्जांपल सिंगल सिटीजनशिप होनी चाहिए हमारा, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इंटीग्रेटेड जुडिशरी होनी थी हमारी। इंटीग्रेटेड जुडिशरी के बाद अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर होता था हमारा, आर्टिकल 2 था, आर्टिकल 3 था, और इंडिया सर्विसेज थी। ये सारे यूनिटरी फीचर भी बता चुका हूँ। तो इंडिया फेडरल तो है ही है, इंडिया फेडरल है, हम लोगों को पता है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी थे, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन की जो 5 बातें थी वो सारी की सारी इंडिया के फेवर में आती हैं। लेकिन इंडिया फिर यूनिटरी क्यों है, यूनिटरी इसलिए है क्योंकि इंडिया में हर एक स्टेट का अपना इतिहास रहा है, और अगर स्टेट को आपको बांधना है तो आपको क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग सेंटर चाहिए। इसीलिए लिखा है कि भैया फेडरल तो है लेकिन सेंटर कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, यूनिटरी बेसिस है। मैंने बताया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है कि मैरिज है लेकिन डिवोर्स नहीं है, मैरिज विदाउट डिवोर्स, मतलब अगर एक बार अंदर आ गए तो बाहर जाने का कोई प्रावधान नहीं है। यू आर, यू विल एंड यू ऑलवेज बी पार्ट ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया। इसलिए हमारा यूनिटरी बेसिस है। तो अगर मैं समराइज़ करूँ, यूनिटरी बेसिस क्यों है, क्योंकि इंडिया को हमें एक रखना है। बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कहा था, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि इंडिया इज़ यूनियन ऑफ स्टेट। यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब क्या है, सारी स्टेट्स का क्या हुआ, यूनियन हुआ है। किसी भी स्टेट के बीच में कोई हमारा रिटन कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, जो कि अमेरिका के केस में है। रिटन कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट है, ये टी के बाद आ रहा है, रिटन कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। इंडिया में सारी स्टेट्स जो है वो यूनियन ऑफ इंडिया के सबॉर्डिनेट में है। ठीक है जी, हमको समझ में आया, लैंग्वेज कॉन्स्टिट्यूशन भी समझ में आ गया। फेडरल सिस्टम भी यूनिटरी बेसिस, मतलब यूनियन के पक्ष में ज़्यादा झुका हुआ है। तो इसको अगर मैं आपको ऐसे समझाऊँ तो ये हमारा सीसो हो गया फॉर एग्जांपल, तो ये हमारा यूनिटरी फीचर है और ये हमारा फेडरल फीचर है। इंडिया कैसा है, टिल्ट है फेडरल के पक्ष में। ठीक है जी, और सॉरी यूनिटरी के पक्ष में। अगला पॉइंट नंबर 3 जो है वो हमारा क्या है, रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबल। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। इंडिया कैसा है, इंडिया अगर आपने पिछला लेक्चर देखा होगा तो हमने बताया था कि इंडिया का मोस्टली कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, मोस्टली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है फ्लेक्सिबल। और फ्लेक्सिबल को अमेंडमेंट करने की कैसे ज़रूरत थी, सिंपल मेजोरिटी से। ठीक है जी, और मोस्टली प्लस और सम पार्ट कैसा है कॉन्स्टिट्यूशन का, रिजिड है। ठीक है जी, और रिजिड को आप कैसे अमेंड कर सकते हो, स्पेशल मेजोरिटी से। अच्छा, स्पेशल मेजोरिटी में भी 2 केस बनते हैं, वो आगे की वीडियो में बताऊंगा। एक तो ये होता है 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, या फिर ये होता है 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ प्लस एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली रेटिफिकेशन। ये क्या होता है क्या नहीं होता, आप लोग घबराइएगा नहीं, अगला हमारा चैप्टर ही आएगा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजोरिटी क्या होती हैं क्या नहीं होती हैं। एक मिनट, अभी ये आएगा वीडियो में। तो फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, मोस्टली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल है, सिंपल मेजोरिटी चाहिए, सम पार्ट कैसा है, रिजिड है, स्पेशल मेजोरिटी चाहिए हमको। ठीक है जी, ये आपको अगली वीडियो में ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा कि मेजोरिटी क्या होता है, हम लोग कैसे इसको अचीव करते हैं। 5-6 तरह की आपको मेजोरिटी पढ़ाऊँगा, फॉर एग्जांपल स्पेशल मेजोरिटी, इफेक्टिव मेजोरिटी, फिर स्पेशल सिंपल मेजोरिटी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी, ये क्या होती क्या नहीं, अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे। अगला हमारा पॉइंट आता है यार 4th, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया में क्या है भैया, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही है।
मतलब पार्लियामेंट्री तो कानून बनाता है इंडिया में, ठीक है जी। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का दूसरा नाम भी होता है, उसको हम लोग बोलते हैं वेस्टमिंस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। वेस्टमिंस्टर, अरे कुछ नहीं यार, ये वेस्टमिंस्टर जगह का नाम है यूके में। तो जो यूके का मॉडल वो इंडिया का मॉडल, क्योंकि इंडिया यूके की एक क्लासिकल कॉलोनी रह चुकी है ना, इसलिए। इसमें जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो आप ये रखना याद कि जो पार्लियामेंट इंडिया का है, ये आपका क्वेश्चन भी आ चुका है यूपीएससी में कि पार्लियामेंट इज़ नॉट सोवरेन। सोवरेन का मतलब होता है इंडिपेंडेंट इन इंडिया। स्पेलिंग देख लेना, INDEPENDENT, इंडिपेंडेंट इन इंडिया। इंडिया में पार्लियामेंट सोवर नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है, बिल्कुल याद रखना। क्यों सोवन नहीं है? तो फिर सोवन कहाँ है? सोवन जो अगर आप देखोगे तो सोवन जो है वो है यूके का पार्लियामेंट सोवन है, इंडिया का पार्लियामेंट सोवन नहीं है। तो सोवन का मतलब क्या हुआ, जरा मैं इसको एक मिनट समझा दूँ। सोवन का मतलब ये होता है कि क्या पार्लियामेंट के ऊपर कोई चेक एंड मेट नहीं है, लेकिन है, हमें पता है जो हमारा सेपरेशन ऑफ पावर है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, वो क्या करता है? प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर ये कहता है कि लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव की पावर को चेक एंड बैलेंस करता है, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर की पावर को, एग्जीक्यूटिव जुडिशरी की पावर को चेक एंड बैलेंस कर सकता है, जुडिशरी एग्जीक्यूटिव को। सिमिलरली लेजिस्लेचर जुडिशरी, जुडिशरी लेजिस्लेचर एक दूसरे की आपस की पावर को कैसे कर सकते हैं? चेक एंड बैलेंस कर सकती है। कैसे करते हैं ये हम लोग आगे देखेंगे, ये अलग का कॉन्सेप्ट है। आपको अभी समझ में आया कि इंडिया में क्या है, पार्लियामेंट सोवर नहीं है, पार्लियामेंट की पावर्स को भी चेक एंड बैलेंस कर सकते हैं एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। सोवन कहाँ का? यूके का है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का ही एक पार्ट आता है कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कुछ नहीं होता है, इसमें कैबिनेट होती है जो कि क्या करती है, देश के सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन जो होते हैं वो कैबिनेट लेती है। फिर कैबिनेट का ही एक छोटा वर्जन होता है, उसे किचन कैबिनेट बोलते हैं। किचन कैबिनेट क्या होता है? 4 से 5 मेंबर इकट्ठे होते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, वो मोस्ट ऑफ द डिसीजन लेते हैं। किचन कैबिनेट इंडिया में ऑफिशियली नहीं है, लेकिन फॉर एग्जांपल यूके हो गया, यूके में किचन कैबिनेट का कॉन्सेप्ट है। किचन कैबिनेट का कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत आपको यूएसए में भी दिखाई देगा। अगला हमारा आता है यार, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट समझे इंडिया में क्या है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंडिया में क्या होता है भैया? इलेक्शन होता है। इलेक्शन से हम लोग क्या करते हैं? इलेक्शन की स्पेलिंग ELECTION होता है। इलेक्शन जो होता है, इलेक्शन से क्या होता है, हम लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को क्या करते हैं भैया? चूज़ करते हैं। इंडिया कैसा, जैसे हम लोगों को नाम पता है रिपब्लिक ऑफ इंडिया। रिपब्लिक ऑफ इंडिया मतलब हेड ऑफ द स्टेट इज चूजन बाई पीपल। हेड ऑफ द स्टेट इज चूजन बाई, इज सिलेक्टेड बाई पीपल। इंडिया में क्या होता है? हेड ऑफ द स्टेट लोग चुनते हैं, ठीक है यार। अब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट में दो तरह के हेड होते हैं। एक होता है हमारा नॉमिनल हेड, NOMINAL नॉमिनल हेड, और एक होता है हमारा रियल हेड, एंड रियल हेड। आज क्या हो रहा है? रियल हेड। यार रात के 2 बज गए हैं, नींद आ रही है, इसीलिए शायद स्पेलिंग गलत लिखी होगी। नॉमिनल हेड वो हेड होता है जो कि इंडिया के केस में है प्रेसिडेंट, और रियल हेड कौन है इंडिया के केस में? प्राइम मिनिस्टर। मतलब इंडिया में प्रेसिडेंट जो होता है वो एक रबर स्टैम्प पोस्ट होती है जिसके पास सारी पावर है, लेकिन वो उसका यूज़ नहीं कर सकता है विदाउट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पर। ये हम लोग प्रेसिडेंट चैप्टर में देखेंगे, आर्टिकल 74-75 क्या बोलता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की ही सारी रिकमेंडेशन पर प्रेसिडेंट काम करेगा, उसके अलावा प्रेसिडेंट कोई काम नहीं करेगा। 24 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वो सब बात की बात है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट हमको क्लियर हुआ। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट में एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि वही पार्टी रूल करती है जिसकी कैसी होती है? मेजोरिटी होती है। मतलब पार्टी विद मेजोरिटी रूल्स इन लोकसभा। हमको पता है जिस पार्टी की मेजोरिटी होगी 550 में से जो सबसे ज़्यादा सीटें लाएगा, या 552 में से, वो कौन बनेगा? इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बनेगा। वो कौन होता है? लीडर ऑफ द हाउस होता है, ठीक है जी। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट क्लियर हुआ। अगले बचे हुए पॉइंट जो हैं वो हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।